पार्टी केवल 115-20 सीट ले, ये मुझे जज नहीं रहा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा बढ़ेगा, ऐसा मेरा ऐसा अनुमान करने का कारण है। जनता दल की अभी सीट ज्यादा दिख रही है। ठीक है सर, जनता दल को जो वोट शेयर का नुकसान हुआ है, क्या यही कांग्रेस के गेन की सबसे बड़ी वजह है? देखिए, जनता दल को जो नुकसान जिस इलाके में हो रहा है, जनता दल को दो तरह के नुकसान हैं। एक तो अपना गढ़ जो उसका ओल्ड मैसूर इलाका जिसको बोला जाता है, मैसूर मंड्या, ये जो चकबल्लापुरी सारा जो नजदीक का इलाका है बेंगलोर के, वहां उसका वोट गिर रहा है और बीजेपी वोट ले रही है, क्योंकि बीजेपी ने इस इलाके में बहुत मेहनत की है। बीजेपी ऑलरेडी पोस्ट गौड़ा सिनेरियो को देख रही है और वहां पे मेहनत कर रही है। तो जनता दल का वोट बीजेपी की तरफ जाता है और उसका फायदा कांग्रेस को मिलता है। एक तो इस इलाके में हो रहा है। दूसरा, बाकी पूरे कर्नाटका में जहां जनता दल को कुछ वोट मिल जाया करता था, हालांकि सीट नहीं मिलती थी, वहां सब जनता दल डाउन आ रहा है। लेकिन इसे केवल आप जनता दल का डाउन आना न माने, बीजेपी के लिए भी ये मेजर सेटबैक है और केवल सीटों की टर्म्स में नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी गिनती हम इसे देखेंगे। ठीक है, क्या मुस्लिम वोट बैंक भी एक बड़ा फैक्टर नजर आता है सर जेडीएस के इस गिरावट में? ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मुस्लिम मतदाता है उसने जेडीएस से अपनी दूरी बनाई है, खासकर बजरंग दल के मुद्दे पर, और वो कांग्रेस के साथ एकमुश्त जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। वो नहीं चाहता कि अगर मगर की स्थिति नजर आए कर्नाटक में। मैं एक बात कहूं, ये बजरंग दल वाले मामले से जरा मुक्त हो जाए जी। मैंने तब भी कहा था कि बजरंग बली और बजरंग दल कर्नाटका में मुद्दा नहीं है, ना इसका हिंदुओं पे असर पड़ रहा है, ना मुसलमानों पे असर पड़ रहा है। तो इस किस्म के जो शगुफे चल रहे हैं ना, वो छोड़ दें। मुसलमानों का वोट वैसे भी कर्नाटका में कांग्रेस को ज्यादा जाता था, और हाँ, इस बार डिवीजन ऑफ वोट थोड़ा कम हुआ है। जाहिर है, जहां जहां, जैसे मैंने कहा, कर्नाटका का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जहां जनता दल को 10, 15, 20% वोट मिल जाया करता था, लेकिन उन सब जगहों पे जब लोगों को स्पष्ट हो जाता है कि भैया तो नंबर 3 पे रहते हैं हमेशा, वहां उनका वोट गिर रहा है। इसके लिए केवल मुस्लिम वोट बैंक इत्यादि को देखना, मेरा एक अनुरोध है। हम बहुत ज्यादा लिंगायत, वोकलिगा, मुस्लिम और ये सब करते रहते हैं जी। आप थोड़ा सा तवज्जो एक और चीज पे दीजिए, जिसके बारे में मैं लिखता रहा हूं, वो ये कि कर्नाटका का ये वोट अमीर गरीब का वोट है। आप सारे ओपिनियन पोल एविडेंस देख लीजिए। जैसे अमीर वर्ग में जो बहुत छोटा है, ऊपर का 15-20% का तबका है जो अपने आप को मिडिल क्लास अमीर इत्यादि कहते हैं, उसमें बीजेपी को बढ़त है। और जो गरीब है, जैसे जैसे आप गरीब पे आते जाते हैं, कांग्रेस का वोट बढ़ता जाता है। महिलाओं में कांग्रेस को 11% का एडवांटेज है, पुरुषों में केवल 5% का है। यानी कि महिला, गरीब, इन दोनों का वोट इस बार निर्णायक रहा है। वोकलिगा, लिंगायत, मुसलमान, इनसे थोड़ा सा हम मुक्त हों। मैं देखता हूं गुजरात के हर चुनाव में पाटीदार की चर्चा होती है, लेवा पाटीदार, ये वो, अंत में जाके कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हम इस एंगल से भी देखना शुरू करें, और इसलिए भी आप ये एंगल आपको 24 का रास्ता भी दिखाता है। जी, मैं आऊंगा उस पर। ये जो परिणाम, मैं 24 पर भी आऊंगा सर, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट, स्टार्टअप, एफडीआई, इसको लेकर जो तमाम बातें हो रही थी, इनका एक छोटा सा तबका है जो हो सकता है बीजेपी के साथ हो, लेकिन जो वेलफेयर के वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए थे, उसने ज्यादा असर छोड़ा है इस चुनाव पर। कांग्रेस के वादे ने भी और बीजेपी की परफॉर्मेंस ने भी। कर्नाटका के किसी भी गरीब व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, एकदम कहता था, भाई साहब सिलेंडर बताइए क्या दाम था, चूल्हा तो हमारा छूट गया, गैस इन्होंने हमारे हाथ में पकड़ा दी, अब गैस खरीदने लायक पैसा नहीं बचा। सिद्धरमैया के जमाने में हमें 10 किलो आटा चावल मिला करता था, इन्होंने 5 किलो कर दिया। तो केवल कांग्रेस के वायदे नहीं है, ये बीजेपी की परफॉर्मेंस पे वोट है। लेकिन योगेंद्र सर, ये जो महंगाई का सवाल है, जो कि हर गरीब को चोट पहुंचा रहा है, उसके बारे में वोट है। लेकिन योगेंद्र सर, कुछ लोग हो सकता है जो सवाल पूछे कि अगर ऐसा ही है तो फिर इसका असर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिखता, उत्तराखंड में क्यों नहीं दिखता, बाकी उन तमाम राज्यों में क्यों नहीं दिखता जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? ये सारे फैक्टर्स तो वहां भी असर करते हैं सर। उत्तर प्रदेश में लोगों को ये महसूस नहीं होता था कि उनका राशन कम हो गया है। उत्तर प्रदेश में दरअसल सामान्य लोग कहते थे कि हमें राशन मिला, सबको मिला है। कोविड के दौरान मैंने पूछा
यहां कर्नाटका में लोगों का अनुभव था कि पिछली कांग्रेस सरकार ने कहीं बेहतर राशन दिया था, जबकि अब नहीं मिला। और दूसरा होता है आपकी कितनी क्षमता है। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की आज भी क्षमता है कि वो इन सवालों को जमीन तक ले जा सकती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास ये क्षमता ही नहीं बची है और विपक्ष भी कॉन्फिडेंस से इन सवालों को उठा नहीं पाता है। कर्नाटका का जो सबक है मेरे ख्याल से वो ये है कि यदि आप बॉटम ऑफ द पिरामिड पे रहे, मतलब भारतीय समाज पिरामिड की तरह है ना जी, उच्च वर्णीय अमीर पुरुष ये ऊपर हैं, महिला पिछड़ी जाति दलित और गरीब नीचे हैं। अगर विपक्ष अपना ध्यान पिरामिड के ऊपर पे करना बंद कर दे और पिरामिड के नीचे देखना शुरू कर दे, वहीं पे अपना ध्यान रखे, जो कि कर्नाटका में कांग्रेस ने इस बार किया जी, और बाकी सब आए बाएं बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालती रहे, ये बजरंग दल और ये और हिजाब और अजान ये सब चलता रहेगा, टीवी चैनल में तूफान आते रहेंगे, लेकिन इससे वोट पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और अगर ये करे तो विपक्ष केवल कर्नाटका में ही नहीं पूरे देश में 2024 में माहौल बना सकता है, ये साबित हुआ है। ठीक है, मतलब देश के चुनिंदा सबसे अमीर राज्यों में से एक कर्नाटक है, जिसकी जीडीपी, जिसके तमाम औसत बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर हैं। और जैसा योगेंद्र जी कह रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है कर्नाटक राज्य की, वो अकेले बेंगलुरु रीजन की है, बेंगलुरु जिले की है, क्योंकि वो आईटी हब है। तो जो पिरामिड है, उस पिरामिड में जो बाकी के जिले हैं कर्नाटक के, उनको भी समावेश उनका होना चाहिए था, जिस बात को कांग्रेस ने समझा, बीजेपी नहीं समझ पाई। लेकिन सर, जो आप कह रहे हैं उसका मतलब ये भी है कि कर्नाटक की राजनीतिक विश्लेषण को अब आने वाले वक्त में वोकालिंगा, लिंगायत, हिंदू, मुसलमान, इन सब से भी हटा देना चाहिए। जो वेलफेयर करेगा वही सत्ता में पहुंचेगा। क्या ये मतलब है अब कर्नाटक की राजनीति का आने वाले वक्त में? इसका, इन चीजों का महत्व कम है और कम होना चाहिए। देखिए, लिंगायत में बिल्कुल साफ है कि लिंगायत बीजेपी के तरफ झुके रहते हैं, वोकलिंगा जनता दल की तरफ झुके रहते हैं। लेकिन लिंगायत के भीतर जो गरीब लिंगायत है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुका है, जो अमीर लिंगायत है वो बिल्कुल बीजेपी के साथ है। दलित में भी जो ऊपरी तबके का दलित है वो अब बीजेपी की तरफ थोड़ा थोड़ा झुकना शुरू हुआ है। तो जाति के भीतर भी अमीर गरीब का खेल है और जातियां एक शुरुआती रुझान तय कर देती हैं, पूरे देश भर में वो है। लेकिन एक चुनाव से दूसरे चुनाव में जो परिवर्तन है वो जातीय आधार पे नहीं होता, वो सरकार के कामकाज, वो गरीब अमीर के सवाल पे, औरत मर्द के सवाल पे, तो इनके आधार पे परिवर्तन होता है। तो इसलिए आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि हमें जो चुनाव में फोकस करना है पार्टियों को, वो यदि सरकार की परफॉर्मेंस, अमीर गरीब और महिला, इन सवालों पे फोकस करें तो जिस जाति में जो कुछ भी उसका शुरुआती हिस्सा है वो 2-2, 4-4% बढ़ जाएगा और उसी से चुनाव बदलता है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। एनके सिंह सर कुछ कहना चाह रहे हैं। एनके सर। योगेंद्र जी, ये जो क्लास एनालिसिस हम कर रहे हैं, ये फिलहाल इस चुनाव नतीजे को देख के तो वैलिड लग रहा है। और ये बात सच है कि जिन्हीं कोएफिशिएंट पे रिच पुअर डिवाइड बढ़ा है, उसका एक एंगर पुअर में है। लेकिन हमारे यहाँ घर जो काम करती है, उसने कहा कि जीतेगी तो बीजेपी ही, हमारा 10 साल का बेटा कह रहा था। ये जो स्थिति है कि घर में काम करने में तिल तिल वो एड़ी रगड़ रगड़ के वो पैसा कमा रही है और वो जीवन बहुत खराब जी रही है। लेकिन कहीं वो मिसमराइज्ड है यूनि लीडरशिप के फॉर्मेट में, जिसमें कोई एक नरेंद्र मोदी है, वो अयोध्या का मंदिर दिखाता है कि इतना ऊंचा बनेगा, कोई बीजेपी है जो बताती है कि कैसा एयरपोर्ट चमकीला बना है दुनिया में हमारा। तो ये जो डाइकॉटमी है, ये क्लास एनालिसिस से क्या, छोड़ दीजिए, आप कर्नाटक में जीत गए कांग्रेस वाले, ये अलग बात है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म में वैलिड रहेगी? 70 साल में तो नहीं रही है। एनके सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जैसे शुरू में ही कहा, जाति के आधार पर शुरुआती रुझान तय हो जाता है। उत्तर प्रदेश के यादवों में कम से कम 60% तो सपा को वोट देंगे ही। 60 देंगे, 70 देंगे या 80 देंगे, वो एक चुनाव से चुनाव में बदलता रहता है। उसमें वर्ग और जाति, क्लास का एलिमेंट और पार्टी की परफॉर्मेंस का एलिमेंट काम करता है। ये जो आपने कहा कि एक गरीब व्यक्ति मान के चलता है, भाई जीतेगा तो मोदी जी ने कमाल कर दिया इत्यादि, चूंकि वो टीवी देखते हैं,
टीवी में झूठ बोला जाता है, प्रचार होता है और उसकी काट करने के लिए विपक्ष को काम करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में यदि विपक्ष सोचता है कि भैया घर बैठे हमें बीजेपी की असफलता से बिल्ली के भागों छीका फूट जाएगा, तो वो तो फूटने वाला है नहीं, काम करना पड़ेगा। कर्नाटका में अंतर 2-3 है। एक तो कर्नाटका में कांग्रेस आज भी गांव-गांव में एक संगठन नहीं तो कम से कम उसकी एक पहुंच है। कर्नाटका में कांग्रेस के पास कद्दावर नेता है जो एकदम जनाधार वाले नेता हैं, इसलिए कांग्रेस अपना मैसेज ले जा सकती है। इससे साबित यही होता है कि यदि आप इस तमाम सांप्रदायिक चीजों की काट बनाएं, जमीन पर काम करें, आपके पास कद्दावर नेता हो जिनका कुछ पहुंच हो लोगों तक, तो इसकी काट बनाई जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि काट होगी ही होगी। कोई कर्नाटका के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल ले कि भैया 24 में बीजेपी हारेगी, तो ये तो बिल्कुल बेकार की बात है, ऐसा तो होने वाला नहीं। अगर योगेंद्र जी इस प्रोमाइस को मान लिया जाए, आप ये रास्ता दिखाता है इस कि काम करेंगे तो कुछ बदलाव हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ आपके तो कि एक सिर्फ शर्त है कि वो जो वायर्ड क्रिएट होगा उसको क्रेडिबल उसके साथ अप्रोच के साथ विपक्ष भर सकता है। लेकिन क्या हम इसको जो कर्नाटक में हुआ है, इसको हमारे सहयोगी अभी बैठे तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक हिंदी का फ्रेज दिया, मोदी मूर्ति भंजन, कि जो मोदी की जो एक लार्जर देन लाइफ साइज थी वो क्या कहीं इफेक्ट होगी इससे, इस चुनाव से? ये मिथक तो टूटता है ना सर कि आप निकम्मी सरकार चला लीजिए, भ्रष्ट सरकार चला लीजिए, आखिरी 5 दिन में मोदी जी आएंगे, जादू करके चले जाएंगे और 2-4 हिंदू मुस्लिम की और कुछ बहुत ही फुहड़ सी बात कह जाएंगे और उससे पूरा इलेक्शन पलट जाएगा। वो तो नहीं हुआ ना, वो बंगाल में भी नहीं हुआ था, यहां पे भी नहीं हुआ। और वो कम से कम एक आपको रास्ता दिखाता है कि देखिए ये गारंटी तो नहीं है कि मोदी